दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पराग का दुर्भाग्य था कि वह उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यहाँ आनंद कहाँ। किसी वटवृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ। चिलम भरना पराग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। पराग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवान चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विवल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे संसार में ही पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिणी रात के 10-11 बजे उसे बुलाने जाती थी तो पराग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता, विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपये और कुछ आने वेतन मिला करता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना और अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पराग रक्त के घूंट पी पी कर यह काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शरीर और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ रही थी। आंसू यूँ पूछते थे कि चौकीदारी में ये यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर भी तो रोब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पराग के जेब खर्च की मद में आ गया। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों से पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी किया करते थे। रुक्मिणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पराग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए बस उसी में जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था वह, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। 2 जून की तो बात ही क्या, जब महतों का यह रिद्धि न प्राप्त थी जिसके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बांधती थी, तो पराग की गिनती किसमें थी। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह कभी न था, परंतु अब यह समस्या दिन प्रतिदिन विषमतर होती जा रही थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिणी भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायणता, उसकी सेवाशीलता, उसकी तत्परता पर न थी। न ही उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पराग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मिणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पराग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे तो दम लगाऊं। रुक्मिणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की क्या ऐसी चाट है, तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं जा जाकर चिलम भर? पराग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोती रह जाएगी। रुक्मिणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला से, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे, और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूँ जवाब देती हो। रुक्मिणी तिनक कर बोली, गहने बनवाता हूँ तो तुम छाती क्यों
फटती है। तुमने तो एक पीतल का एक छल्ला भी मेरे लिए न बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। पराग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला से जाती है। जब दूसरे दिन भी पराग न आया तो रुक्मिणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई तक न बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंख न लगी। उसे शंका हो रही थी, पराग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ ही गया होगा। जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिणी थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पराग आता हुआ दिखाई दिया। पर वह अकेला न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छीट की साड़ी थी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से रह गया। वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रह गई, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले गई जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिणी ने पराग से पूछा, इसे कहाँ से ले आए? पराग ने हंसकर कहा, घर से भाग रही थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे जी भर गया है तुम्हारा। पराग ने तिरछी चितवन से देखकर कहा, दूध पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को ही मैं लाया हूँ। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है। चल, मन जिससे मिल जाए वही नई है, मन जिससे ना मिले वह पुरानी। ला, कुछ पैसे हो तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया मैंने, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो अपने आप ही काम में लगी रहेगी। रुक्मिणी ने पूरा रुपया लाकर पराग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत भी न पड़ी। पराग में चाहे कोई और गुण हो न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिणी अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहाँ से जो कुछ मिलता उसका आधा तो पराग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम करने न देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या, अभी कल की ही तो बहुरिया है, 2-4 महीने तो आराम से रहेगी ना, तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को हूँ ही। गांव भर में रुक्मिणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पराग सब कुछ समझता था और अपनी नीति पर सफलता पाकर प्रसन्न होता रहता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे मेरा जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिणी ने स्नेह से सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिख पुतवाने पर लगी हुई हो? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए तो मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा में अब उसके लिए असहाय हो गई थी। वह दिन भर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पराग पैसों का यार है, जब यह उससे बात छिपी न रही। जब रुक्मिणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ और। नई बहू क्या भागत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इसी काम को पूरा कर सकती है। वह वहां से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पराग ने पहर रात से ही चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मिणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी है। रुक्मिणी बाजार से आटा लाई थी।
अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने कहा था यह सब पीसने को? किसका अनाज पीस रही है तू? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो क्या तुम्हारा बिगड़ता है? चक्की की घुमुड़ घुमुड़ भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दे। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए, मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ हक है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसवाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिणी के हाथों से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेगार थोड़े ही है। तो तू न मानेगी? तुम्हारी लौंडी बनकर मैं न रहूंगी। यह तकरार सुनकर पराग भी आ पहुंचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने इसे। क्या तुम जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। मुझसे अब सारा काम न होगा। पराग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिणी कर लेगी। रुक्मिणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए तुझे लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐसा ऐब करने जा रही हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिणी के हाथों से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने को चली गई और इतनी घास छीली कि सब के सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ कर लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिणी ने समझा कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन फिर से मैं उसे बाजार जाने को न कहूँगी। फिर मेरा ही राज्य रहेगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। पराग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसा सुस्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी। वह बहुत प्रसन्न था। भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोली, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले। सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दिए। पराग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज मालामाल कर दिया। रुक्मिणी तो 2-4 पैसे में ही टाल देती है। मुझे गाड़ खाना थोड़े ही है। पैसे खाने पीने के लिए हैं, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जाया कर। रुक्मिणी घर का काम करेगी। रुक्मिणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पराग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़ परिश्रम करती थी। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगी। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर से सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौट कर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मिणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। पराग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रही। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसान जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गया। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तरबतर थी। फागुन का महीना था। धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ा सा घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दिया और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिणी से पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देनी शुरू की, जिससे मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिणी ने कुछ देर तक तो जब्त किया
आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सीलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सीलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा का सारा मोहल्ला जमा हो गया। सीलिया की सद्बुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतने सवेरे वह क्यों उठती है, इतने पैसे वह क्यों कमाती है। इन कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित होना पड़ा था। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला है। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हो गया। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया है तो गांव घर का ही है, बाहर का कोई चोर तो नहीं आया। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों की ही तो दी ही। संयोग से उस दिन पराग थाने आया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सीलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे तो दम लगाऊं, थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया उसे देखते ही हाय हाय कर रोने लगी। पराग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ तुझे, क्यों रोती हो? कहीं गमी तो नहीं हो गई? नैहर से कोई आदमी तो नहीं आ गया? अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर मैं जाऊंगी। अरे कुछ मुख से तो बोलो, हुआ क्या? गांव में किसी गली ने गाली दी? किसी ने गाली दी है तो बता, घर के घर फूंक दूंगा, उसका चालान करवा दूंगा। सीलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। पराग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी। वह खुद ही झल्लाया हुआ था। उसने कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिणी पानी भरने गई थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पराग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया उसे। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पराग हर एक गाली पर और झल्लाकर मारता था उसे। मैं ऋतिक रोशन आपका स्वागत कर। यहाँ तक कि उसने बीच बीच में रुक्मिणी को पकड़ पकड़ कर पीटा और उसके पीटने से उसके घुटने फूट गए और चूड़ियाँ टूट गईं। सीलिया बीच बीच में कहती जा रही थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जवान, ऐसी तो औरत मैंने देखी ही नहीं। औरत काहे का, डाइन है डाइन, जरा भी इसके मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिणी उसकी बातों को सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पराग को कोसने में लगी हुई थी। पराग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिणी की जबान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पराग रह रह कर क्रोध से तिलमिला उठता था और आकर 2-4 लातें जमा देता था, पर रुक्मिणी को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्माद प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिणी उठकर एक ओर निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकलती है। सीलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पराग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगी थी तो 1.5-2 महीने तक पराग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ में ही वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मरैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तमाचू खड़ लिए हुए मरैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत में उसका यही नियम होता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिनों में कटाई शुरू होने वाली थी। पराग ने 10 बजे रात तक रुक्मिणी की राह देखी। फिर यही समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, उसे खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिणी आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत उसे खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया उस पर। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ घास में धस न मरी हो तो आज आफत ही आ जाए। सीरिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे इस घर में डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सोना घर पाकर कोई लोटा थाली उठाकर ले जाए तो डर किस बात का है? फिर रुक्मिणी तो आती ही होगी। सीलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पराग हार की ओर चल पड़ा, चरस की तरंग में भजन गाता हुआ। ठगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा,
पाँच तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर के रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे ठगनी। सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है रे वहाँ? अरे यहाँ कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय चिन्ह से उत्तर दिया। अब पराग को मालूम हुआ कि उसकी मरैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मरैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी। मरैया के चारों ओर हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर दे रही थी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे के गांव के भी हार थे, वह भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। अब विलंब करने का कोई समय न था। पराग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मरैया की तरफ दौड़ने लगा। मेरों के जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला में प्रचंडतर होती जा रही थी और पराग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मरैया पर लगी हुई थी, दाहिने बाएं से, और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिया और मरैया के पास जा पहुंचा। मरैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का उसके पास मौका तक न था। उसे खोजने की तो बात ही कुछ और थी। पराग का संदेह रुक्मिन पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मार रही थी, धक्कम धक्का करती थी, कभी दाहिनी ओर लपकती तो कभी बाईं ओर। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची। अब पहुंची, मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर कौन बुझाए? गौना था, वह निरी मूर्ख थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उनसे कहीं ज़्यादा न सोचा। गंवारों का तो सोचना आता ही नहीं। पराग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मरैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मरैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नि या हवा में उड़ता जा रहा था। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे उसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मुट्ठा अलग होकर हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई थी। हाथों को हिलाना खेती को तबाह करना होना था। पराग की तो ओर से कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मरैया का वह भाग केंद्र, जहाँ लाठी का कुंदा डालकर पराग ने उसे उठाया था, जल न जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मरैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पराग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पराग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुख पीछे की तरफ फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लगा हुआ है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलांग ही तो निकल पाया। पराग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा कर गया। देखना पराग, 2 फरलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंधे पर पहुंची। और तुम्हारे जीवन का अंत। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुंदा निकल गया। मरैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा न रही। पराग प्राण छोड़कर दौड़ ही रहा था। वह किनारे के खेत पर आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और ही मामला था।
विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक है, मगर वह मरैया खिसकती हुई पराग के सिर पर आ पहुंची। वह अभी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह अब जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहाँ उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पराग के पास पहुंची। वह रुक्मिणी थी। उसने तुरंत पराग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मरैया के नीचे पहुंचकर उसने दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पर पराग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुख झुलस गया था। रुक्मिणी उसके अलावा किसी और के लिए कुछ भी न करती। उसने देखा अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के आड़े पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए थे, मुंह भी जल गया और कपड़े में भी उसकी आग लग गई थी। उसे अब इतनी भी सुध न थी कि मरैया के बाहर निकल आए। वह मरैया के लिए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मरैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पराग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पराग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वह बच न सका। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।